नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अनुराधा चौहान जी की रचना वृंदा। ओ वृंदा, कहाँ हो? आज मुझे जल्दी जाना है। रात को कहा था तुमसे, कहाँ चली गई? यह कहते कहते मैं किचन तक चली आई। खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। इसका मतलब वृंदा को याद था, इसीलिए खाना बनाकर रख गई थी। सुबह के 7 बज रहे थे और मुझे जल्दी अस्पताल जाना था। मैं तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि सामने से वृंदा आ गई। दीदी जी, खाना खा लिया आपने? हाँ, खा लिया मैंने। पर तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वृंदा उदास होकर बोली। दीदी जी, भूल गए आज 11 नवंबर है, मेरी मुन्नी और टिक्कू का जन्मदिन। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। पैरों में सैंडल पहनते पहनते मैं ठिठक कर रुक गई। वृंदा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पिछले 10 सालों से वृंदा मेरे पास रह रही है। आज के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर जाती है, बच्चों की सलामती के लिए। जबकि उस अभागी को यह तक नहीं पता उसके बच्चे कहाँ और कैसे हैं। जाते जाते मेरे कदम रुक गए। मैं वृंदा के पीछे उसके कमरे चली आती हूँ। माफ कर दो वृंदा, मुझे याद नहीं रहा जल्दी में। कोई बात नहीं दीदी, जब किस्मत ही रूठी है तो आपसे क्या गिला। फिर आपके अलावा मेरा कौन है जो आपसे नाराज हूँ मैं। आप जाओ, आपको देर हो जाएगी। मैं भारी मन से अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अतीत की यादों में डूबती उतरती याद करने लगी जब वृंदा उसे मिली थी। यह घर 10 साल पहले खरीदा था राघव शर्मा से। वो लोग सब कुछ बेचकर कहीं और रहने लगे, पर कहाँ कभी जानने की कोशिश नहीं की मैंने, और जानना भी नहीं चाहती। वृंदा की माँ चंपा शर्मा जी के यहाँ काम किया करती थी। परिवार के नाम पर दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। शर्मा जी कामिनी के साथ रहते थे और उनका बेटा विदेश में नौकरी करता था, जिसकी शादी हो चुकी थी। कई साल हो गए, पर उनके घर कोई संतान नहीं थी। यह बात वृंदा की माँ को पता थी। वृंदा इन सब से अनजान थी। माँ के बीमार पड़ जाने के कारण अब वृंदा ने शर्मा जी के घर काम करना शुरू कर दिया। चंपा की हालत खराब ही होती गई। शर्मा जी चंपा का इलाज करवाने के लिए उसे बड़े अस्पताल भी ले गए, पर उसे बचा नहीं पाए। बेचारी वृंदा यह सोचती रही, बहुत अच्छे लोग हैं जो उसकी माँ के लिए इतना कर रहे हैं। 18 साल की सुंदर सी लड़की थी तब वृंदा, जब उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। अनाथ वृंदा बिल्कुल टूट सी गई थी। एक दिन कामिनी वृंदा से बोली, तुम इतनी उदास क्यों हो? हम भी तो तेरे माँ बाप जैसे हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। वृंदा को कुछ पल तक कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद उसने हाँ कर दी। और करती भी क्या, पूरी जिंदगी कहाँ और किसके सहारे जीती। अच्छा घर, अच्छे लोग हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। कामिनी फिर बोली, और हाँ, शादी घर में ही पंडित को बुलाकर शांति से करेंगे। अभी तेरी माँ को 1 महीना भी नहीं हुआ है। वृंदा चुपचाप स्वीकृति दे देती और वृंदा और कुंदन की शादी हो जाती है। कुंदन 2 महीने के लिए वापस आया था। 2 महीने कब पंख लगाकर उड़ गए पता ही नहीं चला। कुंदन वापस चला गया। इधर वृंदा की कुछ तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर को दिखाया, पता चला वो माँ बनने वाली है। अब तो शर्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वृंदा की खूब सेवा की जाने लगी। वो पागल यही सोच रही थी, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शर्मा जी की बहू दीप्ति भी विदेश से आ चुकी। नए मेहमानों का स्वागत करने वृंदा को जुड़वा बच्चे होने वाले थे। वृंदा को दीप्ति का परिचय एक रिश्तेदार के रूप में कराया गया। फिर वकील का घर आना जाना शुरू हो गया और उसने कई पेपर पर वृंदा से अंगूठे लगवाए गए। उसको तो यही बताया जाता रहा, बच्चों के लिए जरूरी कार्यवाही है। वो बेचारी अंगूठा लगाती रही। आखिर वो दिन भी आ गया। 2 नन्हे मुन्ने को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। बच्चों की किलकारियों से घर गूंजने लगा। वृंदा बड़े प्यार से मुन्नी और टिक्कू कहती थी। सब बहुत खुश थे, पर कुछ अजीब लगता था तो वृंदा को हर वक्त बच्चों से दीप्ति का चिपकना। वह वृंदा को सिर्फ दूध पिलाने के लिए ही बच्चे सौंपती थी और वृंदा
सीधेपन में कुछ कह नहीं पाती थी। 3 महीने हो गई। अब सबका व्यवहार वृंदा से थोड़ा रूखा सा हो गया था और उस दिन सुबह वृंदा सोकर उठी तो सब कहीं जाने की तैयारी में जुटे थे। वृंदा ने पूछा, सब कहाँ जा रहे हैं? कामिनी बोली, हम मंदिर जा रहे, वहां से दीप्ति को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। तुम भी तैयार हो जाओ। वृंदा फटाफट तैयार होकर आती है। शर्मा जी घर को ताला लगाकर वृंदा को बोलते हैं, तू यही रुक, गाड़ी में जगह नहीं है। हम दीप्ति को छोड़कर तुरंत वापस लौटते हैं, फिर हम साथ चलेंगे। हम बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। वृंदा उनकी बात मान वही इंतजार करने लगती है। उसने यह भी नहीं सोचा एक अटैची लेकर आई। दीप्ति बड़ी बड़ी 4 अटैची लेकर जा रही है। इतना क्या सामान है? खैर, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। वृंदा व्याकुलता से दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। दिन निकलने लगा, शाम होने को आई। वृंदा भूखी प्यासी दरवाजे पर खड़ी अपने परिवार का इंतजार कर रही थी। मेरी गाड़ी की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ। वो दौड़कर बाहर आई। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। घर का ताला खोलने लगी। वैसे ही वो बोली, आप कौन हो और मेरे घर का ताला कैसे खोल रही हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नई मालकिन हूँ। यह घर मैंने 10 दिन पहले शर्मा जी से खरीदा था। वो लोग विदेश रहने चले गए। आज उन्होंने विदेश जाने से पहले सुबह मुझे इस घर की चाबी दी है। पर तुम कौन हो? वृंदा को कुछ भी समझ नहीं आया। आप झूठ बोल रही हो। वो लोग मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मैं उनकी बहू हूँ। तुम उनकी बहू? हाँ, मैं उनकी बहू वृंदा। मुन्नी और टिक्कू की माँ बाबूजी मंदिर गए हैं। बच्चों के साथ लेकर वो लोग आते ही होंगे। मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था कि वृंदा के साथ कुछ अनहोनी हुई है। वृंदा घबरा कर रोने लगी और मैं उसे चुपचाप रोते देखती रही। रात हो गई थी। मैं उसको लेकर अंदर आ गई। अब वृंदा गुमसुम सी एक कोने में बैठ गई। काफी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। दीदी जी, यह सब झूठ है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लोग वापस आएंगे ना? मैं भारी मन से उसके पास आकर बैठ गई और बोली, वो लोग छोड़कर चले गए तुझे। सुबह जब वो मुझे चाबी सौंपने आए थे तो उनके साथ उनकी बहू दीप्ति भी थी। क्या दीप्ति उनकी बहू? नहीं नहीं दीदी, वो तो उनकी दूर की कोई रिश्तेदार है। नहीं वृंदा, वो उनकी बहू दीप्ति है और काफी इलाज के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। मैं सालों से उन लोगों को जानती हूँ, पर तुम उनकी बहू, यह समझ नहीं आया मुझे। लगता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नहीं दीदी, मेरे पास बहुत सारे कागजात हैं जो मेरी शादी के वक्त और बच्चों के जन्म के बाद अंगूठे लगवाकर बनवाए थे। उन सब की एक एक कॉपी मुझे भी दी थी। बोले बाद में काम आएगी। मैं बोली, अच्छा लेकर आओ तो सारे पेपर। वृंदा दौड़कर पेपर लाती है। मैं जैसे जैसे पेपर पढ़ती जा रही थी मुझे समझ आ गया अपने कुल का दीपक जलाने के लिए कैसे भोली भाली वृंदा को ठगा गया, वो भी पूरे सबूतों के साथ। मैं कुछ देर चुप रहने के बाद वृंदा से बोली, वो लोग तेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा गई वृंदा। मैं समझी नहीं दीदी। वृंदा ने रोते हुए पूछा। मैंने उसे पास बिठाकर समझाया, इन पेपरों में लिखा है तूने अपनी मर्जी से कुंदन शर्मा और दीप्ति शर्मा को अपने बच्चों को गोद दे दिया है और यह शादी तूने अपनी माँ के इलाज के लिए की थी। तुझे पैसे चाहिए थे, उन्हें बच्चे, इसीलिए तूने उनके साथ यह सौदा किया था। वृंदा चक्कर खाकर गिर जाती है। काफी देर बाद जब वह होश में आती है तो समझ चुकी थी उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रोते रोते वृंदा अपना सामान लेकर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो वृंदा? पता नहीं दीदी, पर जाना तो होगा ना। अब यहाँ तो नहीं रुक सकती हूँ। आंखों में आंसू भरकर वृंदा चलने लगती है। मैंने पूछा, कोई रिश्तेदार है? नहीं दीदी। तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही रहोगी तुम मेरे साथ। पर दीदी, परवर कुछ नहीं, मैं भी अकेली, तुम भी अकेली, हम दोनों साथ रहेंगे तो दोनों का मन लगा रहेगा। तब से वृंदा मेरे साथ रहने लगी। धीरे धीरे सब भूलते हुए
नहीं भूली तो बच्चों का जन्मदिन। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज के साथ मेरा ध्यान टूटता है। मैं यह सोचती हुई अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। कैसे लोग थे वो, जो वृंदा जैसी मासूम की मासूमियत छीनकर उसे जीवन भर का दर्द दे गए। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। पार्ट 2 में